हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, और उसका कुछ हिस्सा बचा था उसको हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक हमारी वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। तो आइए देखते हैं जो बचा हुआ था आपका, कि हम आपको पढ़ाए थे पिछली वीडियो में गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, यही पढ़ा रहे थे और इसका कुछ हिस्सा आपका बच गया था, ठीक है। सब कुछ हमने सिखा दिया था कि चिन्ह परिपाटी क्या है। हाँ, चिन्ह परिपाटी में आपको जो बताए थे उस दिन आपको यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। क्या बताए थे कि ये था आपका दर्पण, और दर्पण को आप वाई अक्ष मार रहे थे और मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मार रहे थे। ये आपका फोकस, सेंटर, अनंत, ध्रुव। आपको बता दें कि दर्पण से अगर आप बाएं की दिशा में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो कोई भी दूरी आपको निगेटिव लेना है, और दर्पण से अगर राइट जा रहे हैं, दाएं साइड जा रहे हैं, तो कोई भी दूरी पॉजिटिव लेना है। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर साइड में, तो कोई भी दूरी आपको पॉजिटिव लेना है, और मुख्य अक्ष से नीचे आ रहे हैं अगर डाउन, तो कोई भी दूरी जो कि आपको निगेटिव लेना है। इतनी बातें आपको बता दी गई थी चिन्ह परिपाटी में। अब कुछ चीज जो छूट गया था वो देख लीजिएगा। और हाँ, दर्पण में आप प्रतिबिंब के लिए क्लियर होना चाहिए कि प्रतिबिंब किधर कैसे बनता है। दोनों दर्पणों का अलग अलग अपना अपना कहानी है। उत्तल दर्पण में वस्तु का मुंह ऊपर होता है और प्रतिबिंब का मुंह भी ऊपर ही होता है, इसलिए इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इसमें कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और आपको बहुत पहले से पढ़ा दिया गया है पिछली वीडियो में कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। और सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्यावती थी, ठीक, ये चीज बता गई है। और ये अवतल दर्पण में है। और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी आपकी पड़ेगी वो आपको इस साइड पड़ेगी, राइट साइड में पड़ेगी फोकस दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है? फोकस दूरी है। और यहाँ से लेके यहाँ सेंटर तक ये क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी। इतनी बातें हो गई। चलिए अब कुछ चीजों बची थी उसको देखिए। मैं आपको जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप बना लीजिएगा। पद, और फिर यहाँ पे आपका अवतल दर्पण, और यहाँ पे उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल एकदम असंभव है। जिसको चिन्ह का ज्ञान नहीं है, न्यूमेरिकल असंभव है। तो अब पद में अगर मैं बात करूं कि वस्तु की दूरी, क्या बात करूं? वस्तु की दूरी, ये एक शब्द है हमारे पास। तो वस्तु की दूरी जो है कि अवतल दर्पण में कैसी होगी? तो वस्तु की दूरी को आप किस अक्षर से दिखाएंगे? आप इसको यू अक्षर से दिखाते हैं। तो वस्तु की दूरी जो होती है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कैसी होगी देखिएगा। वह दर्पण के सामने वस्तु, और वस्तु को मापने के लिए आपको शुरुआत यहां से करना है, ध्रुव से। पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ध्रुव से शुरू करना है। जब ध्रुव से शुरू करेंगे तो आप बाएं साइड आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला आपका हिस्सा बायां है और ये वाला दर्पण के बाद ये हिस्सा दायां है। तो बाएं साइड आएंगे तो बाएं साइड कोई भी दूरी नापना हो तो निगेटिव होता है। तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी रहेगी? आपकी ऋणात्मक रहेगी, ऋणात्मक, निगेटिव लेना है आपको। और उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण भी देखिए, दर्पण के सामने यहाँ पे वस्तु है, तो वस्तु क्या है? बाएं साइड है, ये आपका बायां हिस्सा है और इधर आपका दायां हिस्सा है। तो ध्रुव से वस्तु की तरफ बढ़ेंगे, ध्रुव से वस्तु की तरफ बढ़ेंगे तो आप बाएं दिशा में आ रहे हैं, और बाएं दिशा में जब भी आएंगे दर्पण कोई भी हो तो हमेशा दूरी कैसी होगी? निगेटिव होगी। तो इस हिसाब से यहाँ की जो दूरी हो गई वो कैसी हो गई? आपकी ऋणात्मक हो गई,
निगेटिव होगी। वस्तु की दूरी दोनों में जो u का मान होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, अच्छा दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को भी अच्छा से लिखते हैं, भी कैसा होगा, तो अब हम आपको बताएं कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो दो तरीके से बन सकती है। अब प्रतिबिंब भी एक आभासी होता है, एक वास्तविक होता है। तो इसको ऐसे क्लियर लिखा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, हालांकि दोनों को हम भी अक्षर से ही डिनोट करेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बताओ कि अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की, और 6 स्थितियों में से 5 प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और 1 प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो जो 5 दर्पण के सामने बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि ये अगर कोई वस्तु होता, ये वस्तु होता और ये अगर कोई प्रतिबिंब होता, हालांकि यहाँ नहीं बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा। अगर अनंत और सी के बीच में वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। मान लीजिए अगर ये प्रतिबिंब होता तो यह दर्पण से किधर, बाएं की दाएं, तो दर्पण से बाएं साइड में, तो बाएं की दिशा में चलेंगे तो हम कैसी दूरी लेंगे, तो जितनी भी दूरियां हो जाएंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में अगर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब दाहिने साइड बनता है, वो भी हमेशा दाएं साइड ही प्रतिबिंब बनता है। जब हमेशा दाएं साइड प्रतिबिंब बनेगा तो नापने के लिए इसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए दर्पण से किधर जाना पड़ेगा, आपको दाएं साइड जाना पड़ेगा। और दाएं साइड जाने के लिए आपको यहीं पे लिख दिया गया कि कोई भी दूरी अगर दाहिने साइड जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक, अच्छा तीसरा पॉइंट आइए देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, हालांकि डिनोट अक्षर भी से ही करेंगे इसे। अवतल दर्पण में एक बार आभासी बनता, बताया हूं कि एक बार दाएं प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में है तो उसके लिए भी क्या लेंगे आप, धनात्मक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब दाएं साइड जाएगा तो दाएं साइड कोई भी दूरी नापेंगे तो वह दूरी धनात्मक होगी। और उत्तल दर्पण में तो वैसे वास्तविक प्रतिबिंब तो इसमें बनता ही नहीं है, उत्तल में। यहाँ तो यह बात लागू ही नहीं होनी चाहिए थी, सॉरी वहां पे मिस्टेक हो गया था लिखने में। ठीक है, यहाँ ये बात लागू ही नहीं होगी, और यहाँ यह प्रतिबिंब की दूरी कैसी लिखाएगी, आपकी धनात्मक लिखाएगी। ठीक, यहाँ पे बात लागू ही नहीं होगी। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं। फोकस दूरी देखिएगा जिधर सेंटर होता है और फोकस होता है उधर ही फोकस दूरी बनती है। तो अवतल दर्पण आपका बाएं साइड कर्व ऐसे करता है तो इसलिए इसकी फोकस दूरी बाएं साइड है, और बाएं साइड कोई भी दूरी नापेंगे तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। इसलिए इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में जो होता है ये दाहिने साइड कर्व करता है, इसलिए इसका फोकस और सेंटर दाएं साइड होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी दर्पण से दाहिने साइड आती है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी भी कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अच्छा आगे देखते हैं, फोकस दूरी हो गई। वक्रता त्रिज्या भी अगर कभी निकालना हो तो वक्रता त्रिज्या r, तो अवतल दर्पण में त्रिज्या किधर होती है, देखिए दर्पण के बाएं साइड इसकी त्रिज्या आती है, तो बाएं साइड कोई भी है ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में त्रिज्या देखिए दाहिने साइड है r, तो दाहिने साइड जो दूरी नापी जाएगी वो कैसी जाएगी, धनात्मक दूरियां होती हैं। अच्छा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। देख लेते हैं कि वस्तु की लंबाई या फिर इसे आप कह सकते हैं ऊंचाई, से हम O से लिख सकते हैं या फिर S से डिनोट करते हैं, दोनों में से कोई भी अच्छा से, ऑब्जेक्ट या फिर हाइट। तो वस्तु चाहे दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु का मुंह हमेशा ऊपर होता है। और आपको बताया गया है पिछली वीडियो में कि वस्तु की लंबाई नापने के लिए हमेशा मुख्य अक्ष से शुरू करना है, आपको मुख्य अक्ष से ऊपर या मुख्य अक्ष से नीचे प्रतिबिंब और वस्तु के बारे में बताई गई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तो है नहीं, वस्तु की लंबाई तो मुख्य अक्ष से ऊपर जाइए, और मुख्य अक्ष से ऊपर जाने के लिए ट्रिक बता दिया गया कि आपको पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है ना। और ये सारी की सारी बातें कहाँ से आप लोग कर रहे हैं, गणित के निर्देशांक ज्यामिति से कर रहे हैं। ये वाला आप पहले से पढ़ चुके हैं गणित में, निर्देशांक ज्यामिति में, कि मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो माइनस, मूल बिंदु से बाएं जाएंगे तो माइनस, मूल बिंदु से दाएं जाएंगे तो प्लस, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस। यहाँ पे मूल बिंदु हमारा जो ध्रुव का काम कर रहा है,
ये वाला, ये यहीं से कहानी चल रही है, ठीक है। और ये वाला आपका दर्पण वाला दर्पण ये, और ये आपका मुख्य अक्ष वाली लाइन है, इसी से काम चल रहा है। तो वस्तु की लंबाई नापना है या ऊंचाई नापना, तो ऊपर जाना है तो ऊपर तरफ क्या लेंगे, धनात्मक। तो यहाँ पे हमेशा धनात्मक लेंगे। और दर्पण कोई भी हो, वस्तु का मुंह तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, इसलिए दोनों दर्पणों में वस्तु की लंबाई धनात्मक है। अब प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब दो होता है, एक आभासी होता है, एक काल्पनिक। तो पहले सॉरी, एक आभासी होता है, एक वास्तविक होता है। तो पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई नाप लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई दोनों बात, तो इसको हम लिख सकते हैं आई से या फिर एच डैश से। आई या एच डैश से डिनोट करते हैं, आई से इमेज या फिर एच डैश, इसको एनसीईआरटी एच डैश मानती है। तो प्रतिबिंब देखिए वास्तविक बात चलिए, और वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बन सकता है, उत्तल दर्पण में नहीं बन सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का मुंह हमेशा नीचे होता है, हमेशा नीचे होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी बनेंगे सबका मुंह कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा सबका मुंह कहाँ रहेगा, नीचे रहता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि नीचे की दिशा में नापी गई दूरी माइनस, इस ट्रिक से भी आप याद रखेंगे, नीचे की दिशा में आ रहे हैं तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋणात्मक, निगेटिव। और इसमें तो वास्तविक बनेगा ही नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसमें यह बात लागू ही नहीं होती है, नो एप्लीकेबल, लागू ही नहीं हो सकती। और आभासी प्रतिबिंब की बात करें, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई तो आभासी दोनों में हो सकता है, अवतल में भी हो सकता है और उत्तल में भी हो सकता है। तो आभासी इसमें एक कंडीशन बनता है, छठवीं कंडीशन में प्रतिबिंब दाहिने साइड बन जाता है। हमने आपको बताया था कि छठवें कंडीशन में दर्पण के पीछे ध्रुव और इधर मान लेते हैं कि अनंत होता है, तो ध्रुव और अनंत के बीच में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल दर्पण में तो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि दोनों में आभासी प्रतिबिंब बन सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब का मुंह हमेशा ऊपर होता है, हमेशा ऊपर, तो ऊपर दिशा नापी गई दूरी धनात्मक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा धनात्मक, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आपको उस अगली वीडियो में से छूट गई थी कि चिन्ह परिपाटी के लिए क्या नियम होगा। तो चिन्ह परिपाटी में ये बात याद रखेंगे। और ये बात अगर जिसको याद है उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में नो प्रॉब्लम, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन बातों का बहुत ज्यादा पता होना आपके लिए जरूरी था, ठीक। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको आगे बताते हैं कि आवर्धन पढ़ाते हैं आपको, रेखीय आवर्धन। फिर उसके बाद जितने आपको फार्मूले हैं, जैसे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, F बराबर R/2, 1/m बराबर 1/v + 1/u, या फिर m बराबर I बटा o, जितने भी फार्मूले हैं सबको सीक्वेंस में अब इस वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। हाँ, निगमन होता है जो कि निगमन कर चुका है, ठीक। फिर भी लेकिन निगमन के लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएंगे, जिसको आवश्यकता होगा वो निगमन की वीडियो देख सकता है। उसके बाद अब हम लोगों का इसके अगली जो वीडियो आएगी उसमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे, ठीक। तो इसको अपन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन देखिएगा, समझिएगा। लिखित तो भाषा है, आपको याद कर लेना है, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि तो देख रहे हैं परिभाषा आपको लिख के मिल गई कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, बहुत आसान है, आपको बस याद करना है, फार्मूले के माध्यम से तो और आसान हो जाएगा समझना। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम फार्मूला लिखें, फार्मूला अगर इसको लिख के दिखाएं आपको, तो हो जाएगा कि रेखीय आवर्धन बराबर, देखिए परिभाषा से ही आप फार्मूला बना देंगे कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या लिखा गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई का अनुपात, अनुपात मतलब बटा होता है,
तो पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे कि प्रतिबिंब की लंबाई अब बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। ये आपके रेखीय आवर्धन का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अगर इसको अक्षरों से लिखे तो यम बराबर लिख सकते हैं आई बटा ओ, क्योंकि प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेंगे आई से और वस्तु प्रदर्शित करेंगे ओ से, या फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा एम बराबर एच डैश बटा एच, क्योंकि प्रतिबिंब को एच डैश से लिखना है और वस्तु को एच से लिखना है। ठीक, ये और आवर्धन का ये फार्मूला है। आवर्धन का एक फार्मूला और बन सकता है आपके लिए कि एम बराबर माइनस भी बटा यू। भी क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। इससे भी आप याद रखेंगे कि ये फार्मूला है आपके लिए बहुत अच्छा है, आवर्धन बहुत जगह आपको मदद करेगा। ठीक, आवर्धन के दो फार्मूले हैं, यानी कि यह वाला जो आंसर है और ये जो वाला आंसर है दोनों एम के ही बराबर है, क्योंकि इसलिए समझा रहा हूं कि अभी कुछ लिखने जा रहा हूं। देखिएगा यम के बराबर आई बटा ओ भी लिखा है और यम के बराबर माइनस भी बटा यू भी लिखा है, यानी यह भी यम के बराबर और यह भी यम के बराबर। तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू। ये सब न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। देखिएगा यम के बराबर ये बंदा भी है आई बटा ओ, और यम के बराबर भी ये बंदा भी है आई माइनस भी बटा यू। तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। और ये दोनों किसके बराबर है? यम के। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि यम बराबर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका मेन फार्मूला है, इसको आप लर्न रखिए। ये बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू, और आई बटा ओ को आप ये लिख सकते हैं फार्मूला एच डैश बाई एच लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक, तो ये आपका आवर्धन हो गया कंप्लीट। आवर्धन बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बस प्रतिबिंब की लंबाई को नाप लीजिए और वस्तु की लंबाई को नाप लीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। अब जरूरी बात यह है कि जो सवाल आता है कंपटीशन लेवल तक के सवाल बात कर रहा हूँ, कि आपसे पूछता है कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन धनात्मक ऋणात्मक, इसमें बहुत ज्यादा सवाल उठता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है ये सब चीजें। देखिएगा अब यहाँ पे कुछ खास बातों को लिखने जा रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। सवाल जिसको सीखना वो न्यूमेरिकल लोग ध्यान दें। अगर हम बात करें कि यहाँ जो प्रतिबिंब अब वस्तु की लंबाई तो कभी वास्तविक या आभासी हो नहीं सकती है, इसमें से चेंज होने वाली जो चीजें है केवल प्रतिबिंब की लंबाई को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब कभी कभी वास्तविक बन सकता है और कभी कभी प्रतिबिंब आभासी बन सकता है। तो इसका मतलब कि जो आवर्धन आएगा आंसर वो हमारा चेंज हो सकता है प्रतिबिंब की वजह से। प्रतिबिंब आभासी होता है आवर्धन अलग हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक होता है आवर्धन अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप पढ़ चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की जो नापते हैं वह नीचे की तरफ नापते हैं। यहाँ पे बना के बार दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आपका वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। ये कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। और अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता तो ये कौन सा प्रतिबिंब होता? आभासी प्रतिबिंब होता। आभासी प्रतिबिंब होता। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब नीचे मुंह किया हुआ है और आभासी प्रतिबिंब का मुंह कहाँ है? ऊपर है। देखिएगा ये ऊपर है। तो अभी आपको लिखा है कि ऊपर नापी गई दूरी कैसी होती है? गणित के नियम के अनुसार ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक और नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होगी और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी? धनात्मक होगी। दर्पण चाहे कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम बस यहाँ खास बात ये नोट करेंगे कि नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि जब भी यहां लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन एम, आवर्धन जो एम होता है कैसा होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब का मुंह कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस फार्मूले पे थोड़ा चर्चा कीजिए। देखिए अगर प्रतिबिंब वस्तु ओ कैसा होगा? हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि दर्पण कोई भी हो वस्तु हमेशा मुंह ऊपर किए रहती है। दर्पण कोई भी हो, अवतल हो उत्तल हो, वस्तु का मुंह हमेशा ऊपर रहेगा। तो ऊपर की समानांतर की दूरी कैसी होगी? धनात्मक, यानी ये वाला नीचे तो हमेशा धनात्मक ही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ये धनात्मक ही रहने वाला है। अब डिपेंड करता है कि ये अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब तो मुंह नीचे करेगा और आभासी प्रतिबिंब है तो मुंह ऊपर करेगा। अगर प्रतिबिंब आभासी है मुंह ऊपर है तो ऊपर दिशा में जाएंगे तो दूरी कैसी होगी? धनात्मक। यानी यहाँ कभी धनात्मक भी हो सकता है तो कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर धनात्मक रहा तो नीचे भी धन ऊपर भी धन, धन से धन भाग लगाएंगे तो आंसर आपका धन में ही आएगा। और अगर यहाँ ऊपर ऋण होता है नीचे धन होता है तो हम इसको डिवाइड करते तो उत्तर माइनस में आता है। और माइनस कब आ सकता है? जब प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो। नीचे मुंह किया जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा।
वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। इस बात को एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। दूसरा नोट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग कि आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m का मान, जब ये ऋणात्मक है तो आभासी का मान ऊपर और ऊपर की दूरी धनात्मक, और जब ऊपर की दूरी धनात्मक लेंगे तो नीचे तो हमेशा धनात्मक रखना है, धनात्मक से धनात्मक भाग देंगे तो उत्तर भी कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि धनात्मक होगा, का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। दो बातें क्लियर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, कुछ नोट पॉइंट और भी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। बताइए कि अगर इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम मिटा के तब उसको लिखते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी बातें हैं तो यहाँ आएंगे नहीं सही से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो जैसा कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब देखिए हमें मिटा के चित्र बना दिया दो। ठीक है, अब बाकी देखिए अगला नोट पॉइंट क्या है। अब हम पढ़ाए थे आवर्धन, तो पढ़ाए थे, परिभाषा में नहीं मिटाया है। गोली करके के मुख्य इसके लंबवत नापी गई दूरी, तो देखें आवर्धन क्या होता है कि ये जो मुख्य अक्ष होता है आपका, जब भी नापेंगे तो इससे लंबवत, इससे कितना नापेंगे, लंबवत, ऊपर वाला भी कोण 90 डिग्री। और जो प्रतिबिंब बनते हैं, ये प्रतिबिंब भी कैसे होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। मुख्य अक्ष से नापेंगे तो लंबवत ही होने चाहिए, ऐसा नियम रहना चाहिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि कभी कभी प्रश्न आता है ऐसे कि यदि आपको बॉक्स में, ठीक है चलिए, यदि और दर्पण यहां नहीं दिया जाएगा, बस सिर्फ ये कहा जाएगा कि यदि आवर्धन m का मान 1 से बड़ा है, आवर्धन m का जो मान आ रहा है, कभी आपको आंसर दे दिया है आवर्धन m का मान कैसा है, मान 1 से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है। या तो ऐसे कर देगा, या डायरेक्ट वो आपसे प्रश्न पूछ ही लेगा, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ ही लेगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपको आंसर पूछता है ना, कि ये आप एक प्रश्न की तरह है और इसमें आपसे एक आंसर पूछना चाहता है। वो पूछना चाहता है कि वस्तु कैसी है, प्रतिबिंब कैसा है, ये आपसे जानना चाहता है। कौन छोटा है कौन बड़ा है, वस्तु छोटी है कि प्रतिबिंब छोटा है, ऐसा वो जानना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो आवर्धन है, इसका मान आपको क्या लाना है, 1 लाना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आवर्धन m का मान कितना आपको लाना है, 1। तो इसका क्या मतलब, नहीं 1 से बड़ा लाना है, सॉरी 1 से बड़ा लाना है। आवर्धन m का मान आपको 1 से बड़ा लाना है, यानी यहाँ जो उत्तर आना चाहिए वह 1 से बड़ा आना चाहिए। तो सपोज करो कि यहाँ उत्तर कब 1 से बड़ा आएगा, जब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, अगर ऊपर आपको 4 लिखा होता है और नीचे 2 लिखा होता है, तो जब इसको काटेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। और वह कितना आ रहा है, 1 से बड़ा है कि नहीं, आपको 1 से बड़ा होना है बार बार। चलिए, अगर ये नहीं आप समझे तो अगला समझिएगा। आपको इस m का जो मान है बार बार 1 से बड़ा लाना है। तो ऊपर अगर 6 लिख दें और नीचे अगर 2 लिख दें तो उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो ये भी 1 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। अब देखिएगा, अगर आप ऊपर 4 लिख दें और नीचे 6 लिख दें तो उत्तर 1 से बड़ा आएगा, नहीं, तब तो 0.6 से करीब आने लगेगा। तो यह जो उत्तर है आपका 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो m का जो मान आ रहा है इसमें 1 से छोटा आ रहा है, और इन लोगों में m का मान जो है 1 से तो बड़ा है, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो, उससे नहीं मतलब है, 1 से तो बड़ा ही है। यहाँ पे m का मान क्या आया है, 1 से बड़ा आया है। तो यहाँ से कह रहा है कि अगर कभी मान लीजिए आवर्धन m का मान 1 से बड़ा आता है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, तो आप यहीं से देख क्या बताइए हमें कि जो ऊपर है इसे कहते हैं आई, आई का मतलब होता है इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई है। और जो नीचे वो क्या है, वस्तु की लंबाई है। और यहाँ देखिए ये प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो जब जब उत्तर 1 से बड़ा आया है तो उन केसों में क्या देखा गया है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो बड़ियार है और जो वस्तु की लंबाई है वो छोटी है। प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी और वस्तु की लंबाई क्या है, छोटी है। तो बस यही आपका आंसर था, यही आपको बताना है कि अगर कभी आवर्धन m का मान 1 से बड़ा हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ लिख देंगे कि इसका मतलब है कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई
वस्तु की लंबाई से बड़ी, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या है, बड़ा है, इसका यह मतलब है। अच्छा, दूसरा नोट पॉइंट देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न आ जाए, अगला नेक्स्ट है कि यदि आवर्धन यम का मान 1 से छोटा हो तो इसका क्या मतलब है। लिख नहीं रहे हैं पूरा, लेकिन बस यही समझिएगा, आवर्धन यम का मान 1 से छोटा आ जाए, इस बार 1 से बड़ा नहीं 1 से छोटा है तो क्या मतलब है। यहाँ आंसर 1 से छोटा जगह लिखा है, एक क्या जगह दिखाते रहे आपको, अगर ऊपर 8 हो और नीचे 16 हो तो क्या उत्तर आएगा, 0.2 आएगा आवर्धन आपका। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, जब उत्तर 1 से छोटा आ रहा है तो इसका यही मतलब है जो ऊपर वाला है वो छोटा है, नीचे वाला क्या है, बरियार है। और ऊपर वाले को आप इमेज कहते हैं, नीचे वाले को ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहते हैं, यानी ऊपर वाला प्रतिबिंब, नीचे वाला वस्तु। तो प्रतिबिंब इसमें कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, किससे, वस्तु से। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, आप आंसर में लिख दीजिए कि इसका यह मतलब है, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा मार्कर, इसका यह मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटा है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या है, छोटा है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं तीसरा नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट 3 में क्या है, तीसरा नोट पॉइंट कहता है कि यदि आवर्धन का मान, यदि आवर्धन यम का मान 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो तो इसका क्या मतलब है। देखिए 3 सवाल थे, पहला था कि 1 से बड़ा हो तो क्या मतलब है, फिर था कि 1 से छोटा है तो क्या मतलब है, अब है कि 1 के बराबर है तो क्या मतलब है। तो सोचिए कि इन यम का मान कब एकदम 1 उत्तर आएगा, कब 1 आ सकता है। तो आप भी समझ रहे हैं कि अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर होता तो उत्तर कटी कितना आता, 1 आता। इसका मतलब आप इसका आंसर में क्या जवाब लिख सकते हैं, आंसर में आप लिख सकते हैं, समझ गए हमें कि आंसर में क्या लिखना है। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका यही मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, यही इसका मतलब है। ठीक, ये तीनों बात समझ गए। अब तीनों को हम एक जगह पे लिख दे रहे हैं, कहीं पे, कहां पे लिखें, जगह नहीं है, यहां पे लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ये कभी कभी ऐसे ही आंसर आता है, m इज इक्वल टू 1, ऐसे आंसर आएगा तो इसका क्या मतलब है, और आ जाएगा m ग्रेटर देन 1, फिर इसका क्या मतलब है, फिर आ सकता है कि m लेस देन 1, तो इसका क्या मतलब है। इस तरीके से 3 सवाल आपके पास आते हैं, ऐसे हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा। देखिए जो पहला सवाल था, यदि आप यम का मान 1 से बड़ा हो तो यम का मान 1 से बड़ा, तो ये वाला यम की तरफ मुंह खुला तो यम बड़ा है। इसका मतलब है कि यम का जो मान है ना वो छोटा है, किससे, 1 से। इसका मतलब है कि यम का मान जो है ना वह 1 के बराबर ही नहीं। तीनों प्रश्नों को 60 में लिख दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर है, यानी बोथ आर इक्वल्स। और इसका क्या मतलब है, यम का मान बड़ा आ रहा है 1 से, तो जब यम का मान बड़ा आने लगे 1 से, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो क्या है, बड़ी है, किससे, वस्तु की लंबाई से। यहाँ लिखा कि यम की तरफ मुंह बंद है तो यानी यम छोटा है, और 1 की तरफ मुंह खुला तो यानी 1 बड़ा है, यानी यम का मान 1 से छोटा आना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि यम का मान 1 से छोटा कब आ रहा है, जब वस्तु की लंबाई बरियार हो और प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो, छोटी हो। ऊपर वाली छोटी, ऊपर वाली क्या होती है, इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। आवर्धन कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, एक खास बात ये रखिएगा कि आवर्धन एक ऐसी भौतिक राशि है जो कि मात्रकहीन राशि है, इसमें मात्रक नहीं होता है इसका। यह बात खास तौर से आप कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि आवर्धन m का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन m का कोई मात्रक नहीं होता। रीजन है, क्या बात है, क्यों मात्रक नहीं होता है, तो देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है, ऊपर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे होता है
वस्तु की लंबाई। तो दोनों में लंबाई शब्द का प्रयोग हुआ है, और लंबाई नापने के लिए आप एसआई मात्रक मीटर का प्रयोग करेंगे या फिर कौन अदर मात्रक सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसको तुम लिखते 4 मीटर और इसको लिखते हो 2 मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाता। तो जब मीटर से मीटर कट गया तो कोई मात्रक बचा नहीं, केवल एक आंकिक मान बचेगा, मात्रक नहीं बचेगा यहाँ पे। तो इसीलिए कहते हैं आवर्धन एक मात्रकहीन राशि है, या इसमें मात्रक इसका मात्रक नहीं होता। वैसे कई भौतिक राशियां ऐसी हैं जो मात्रकहीन है, आगे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे क्या कि जो यह बराबर r/2 है और 1/v प्लस 1/u, इनमें क्या संबंध है, और इसका निगमन तो कर चुका है, लेकिन फिर भी निगमन के लिए आपको अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अगली वीडियो में आपको ये जो फार्मूले हैं वो दिखा दिए जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप तैयार रहिए सवाल के लिए, फिजिक्स के नॉर्मल से नॉर्मल सवाल और कठिन से कठिन सवालों के लिए आप तैयार रहिए अगली वीडियो में। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे और जो भी इस चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो में कमेंट करें और शेयर करें ज्यादा लोगों तक, और लोगों को तैयार रखें। अगली वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगी आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की मिलेगी। फिर ये चैप्टर समाप्त, फिर हम शुरू करेंगे क्या, अपवर्तन शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में सब एक ही है, लेकिन हम अलग अलग चैप्टर के नाम से बना रहे हैं ताकि पढ़ने में आपको क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, थैंक यू।